नमस्कार। 1922 से 1929 का दौर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा दशक था जिसमें तूफान ही तूफान था। जब एक बड़ा आंदोलन अचानक रुका तो राजनीति तीन अलग अलग एकदम जुदा रास्तों पर निकल पड़ी। तो चलिए समझते हैं इन अलग अलग रास्तों की कहानी को। साल था 1922। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया और इस एक फैसले से पूरे देश में मानो एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा बन गया। सब कुछ थम सा गया था। तो सवाल एक ही था सबके मन में, अब आगे क्या? और इसी एक सवाल ने आने वाले कई सालों के लिए संघर्ष की पूरी दिशा ही तय कर दी। तो इस खालीपन को भरने के लिए जो पहला रास्ता सामने आया वो था स्वराजवादियों का। उनका प्लान बड़ा सीधा था, सिस्टम के अंदर जाओ और उसे वहीं से तोड़ो। तो हुआ ये कि 1922 के गया सेशन में कांग्रेस में सीधी सीधी दो फाड़ हो गईं। एक तरफ थे नो चेंजर्स, जो गांधी जी के रास्ते पर चलकर रचनात्मक काम करना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे स्वराजवादी, जिनका मानना था कि भाई काउंसिल में घुसकर ही ब्रिटिश सरकार का विरोध करना होगा। स्वराज पार्टी की स्ट्रैटेजी ना एकदम क्रिस्टल क्लियर थी। स्टेप 1 चुनाव लड़ो, स्टेप 2 काउंसिल्स में एंट्री लो, और स्टेप 3 अंदर पहुंचकर सरकार के हर काम में अड़ंगा डालो, हर पॉलिसी को रोको। और कमाल की बात यह है कि वो इसमें कामयाब भी हुए। सोचिए, 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बन जाना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। अब उनके पास ताकत थी कि वो सिस्टम के अंदर से ही उसे चुनौती दे सकें। लेकिन कहानी में सिर्फ यही एक रास्ता नहीं था। ठीक उसी समय एक और रास्ता तैयार हो रहा था, एक ऐसा रास्ता जिसमें मजदूरों और किसानों को संगठित किया जा रहा था, और वो भी कम्युनिस्ट विचारधारा के तहत। अब देखिए, भारत का जो मजदूर वर्ग था वो भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। 1920 में एआईटीयूसी बनी, लेकिन जल्द ही ना विचारधाराओं का टकराव दिखने लगा। नतीजा 1929 आते आते कम्युनिस्ट और नरम दल वालों के बीच मतभेदों के चलते एआईटीयूसी में भी फूट पड़ गई। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में ना एक बड़ा मजेदार डेट्स का झोल है। देखिए, इसकी नींव तो 1920 में ताशकंद में एमएन रॉय ने रख दी थी, लेकिन इंडिया में इसकी फॉर्मल शुरुआत हुई 1925 में। अब जैसे जैसे ये कम्युनिस्ट लहर बढ़ रही थी, अंग्रेज सरकार की तो नींद ही उड़ गई। तो उनका रिएक्शन क्या था? जाहिर है, दमन। उन्होंने एक के बाद एक कॉन्स्पिरेसी केस चलाए, पेशावर, कानपुर, मेरठ। मकसद एक ही था, इस आंदोलन को किसी भी तरह कुचल देना। पर रुकिए, एक तीसरा रास्ता भी था, एक ऐसा रास्ता जो शायद सबसे ज्यादा विस्फोटक था। ये रास्ता था उन नौजवानों का जिनका शांतिपूर्ण तरीकों से भरोसा उठ चुका था और उन्होंने हथियार उठा लिए थे। तो सवाल यह है कि ये नौजवान क्रांति की तरफ क्यों मुड़े? देखिए, वजहें साफ थीं। एक तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अचानक रुक जाने से गहरी निराशा थी, ऊपर से रूस से आ रही समाजवादी विचारधारा का असर था, और कहीं ना कहीं एक नया विश्वास पैदा हो रहा था कि संगठित होकर हथियारबंद संघर्ष से ही आज़ादी मिलेगी। और यहाँ क्रांतिकारियों की सोच में जो बदलाव आया वो देखना बड़ा दिलचस्प है। 1924 में बनी एचआरए का मकसद था एक गणराज्य बनाना, सिंपल। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 1928 में जब एचएसआरए बनी तो उसके नाम में सोशलिस्ट शब्द जुड़ गया। ये दिखाता है कि भगत सिंह जैसे नेताओं की सोच कितनी बदल चुकी थी। तो अब बात करते हैं उन एक्शंस की, उन धमाकों की, जिनकी गूंज ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। ये कहानी शुरू होती है लाहौर से। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की शहादत हो गई थी। इसका बदला लेना था जेम्स स्कॉट से, जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। प्लान बना, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई। निशाने पर था स्कॉट, पर मारा गया असिस्टेंट एसपी सॉन्डर्स। अगला बड़ा एक्शन हुआ दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में। देखिए, सरकार दो बहुत ही दमनकारी बिल ला रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। ये बिल सीधे सीधे मजदूरों और आम लोगों के हक छीन रहे थे। इसी के विरोध में ये कदम उठाया गया। और ये साफ कर दे कि इस बम का मकसद किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था। जैसा कि भगत सिंह ने खुद कहा, यह धमाका था बहरों को सुनाने के लिए, सोई हुई ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 64, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन दिनों की गिनती है जब जतिन दास ने जेल के अंदर राजनीतिक कैदियों के हक के लिए भूख हड़ताल की थी। 64 दिन बिना अन्न के,
और 64वें दिन उन्होंने शहादत को गले लगा लिया। इस रास्ते पर चलने वालों का बलिदान भी सर्वोच्च था। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में अपनी आखिरी गोली तक लड़ते रहे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। और उधर बंगाल में मास्टरदा सूर्य सेन ने चटगांव में क्रांति की ऐसी आग जलाई जो सालों तक नहीं बुझी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ मर्दों की नहीं थी। प्रीति लता वादेदार जैसी वीरांगनाओं ने लड़ते लड़ते जान दे दी। कल्पना दत्त जैसी क्रांतिकारियों ने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। तो हमने देखा कि कैसे एक आंदोलन के रुकने के बाद आज़ादी की लड़ाई 3 अलग अलग धाराओं में बंट गई। एक तरफ संसद में विरोध, दूसरी तरफ जनता को लामबंद करने की कोशिश और तीसरी तरफ सशस्त्र क्रांति की आग। रास्ते अलग थे, तरीके अलग थे। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये तीनों रास्ते एक दूसरे से टकरा रहे थे या फिर ये सब आज़ादी की एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास की किताबों से ज्यादा हमारे अपने नजरिए में छिपा है।